नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, कहते हुए हेमा अचानक से कमरे में घुस गई। हेमा के अंदर आते ही सब चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। सब एक दूसरे को देखने लगे। हेमा, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाज़ा खटखटा के आया करो, हम यहाँ ज़रूरी बातें कर रहे थे, हेमा के पति संदीप ने कहा। हेमा की आंखें भर आईं और वो भरी आंखों से वहाँ बैठे ननंद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। हेमा को वहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननंद जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज हेमा अपने कमरे में आके खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। हेमा सोचती है, जब बाहर के होके दामाद जी को शामिल किया जा सकता था तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बहू को मिलना चाहिए। पर उतना तो छोड़ो, दामाद बराबर ही मिल जाए, इतना ही हेमा के लिए काफ़ी था। हेमा की शादी को 5 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, मानो सपनों सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में, घर की ज़रूरतों में घुसने लगी, तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट की सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज़ में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीज़ों का कोई अधिकार नहीं मिलता था हेमा को कुछ भी चाहिए होता तो संदीप उसको पैसे दे देता। लेकिन जब भी हेमा जानना चाहती थी कितना पैसा कहाँ जमा करते हैं, कितना सेविंग करते हैं संदीप, तो संदीप हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हेमा कहती थी, तुम खाओ, गुठली क्यों गिनती हो, बहुत ही पैसे वाले बीवी हो तुम, चिंता मत करो। हेमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च रजिस्टर में नोट किया जाता था और पाई पाई का हिसाब रखा जाता था, और कहाँ कितने पैसे जमा है सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। हेमा हमेशा संदीप से कहती कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते। और संदीप कहता, तुमको क्या लगता है मैं सेविंग नहीं करता? मैं बहुत सेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर करते हो तो मुझे भी तुम कुछ बताओ ना, मुझे भी जानना ज़रूरी होना चाहिए। हेमा हमेशा ये कहती, फिर भी संदीप नहीं बताता। एक दिन ननंद और दामाद जी आए थे। खाने के टेबल पे ननंद जी ने संदीप को एक चेक देती है। भाई, उस पर साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है। और संदीप ने साइन कर दिया। हेमा ने देखा तो 10 लाख का चेक था, लेकिन संदीप उनसे कुछ नहीं पूछता है। पर हेमा रात में संदीप से पूछती है कि 10 लाख का चेक किस लिए दिया है दीदी ने। संदीप ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बोल के चुप हो जाती है हेमा। लेकिन सासू माँ और ननंद जी ने देख लिया था हेमा को चेक देखते हुए। अगले दिन हेमा सासू माँ के लिए कमरे में चाय लेके जाती है, तभी उनकी आवाज़ कानों में पड़ती है। रुक के सुनने लगती है कि संदीप, तुमको कितनी बार कहा है कि हेमा के सामने पैसों की बात मत किया करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, ये सब बहू के सामने बातें नहीं करते। उसकी नज़र गड़ी रहती है पैसों पे। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती हैं, जाके अपने मायके में देने लगती हैं। और रीमा, ननंद जी, तुझे क्या ज़रूरत थी खाने के टेबल पर चेक देने की? बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर कर ले सकती थी। हेमा अब सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकर से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं। और ये भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक ही सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों न हो जाएं, लेकिन सबको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य मानने में बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन या घर का कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरानी हो गई हो, ये इतने साल हो गए हैं तुमको आए हुए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया। समय ऐसे ही बीतता रहा। हेमा पे एक दिन रात मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है।
संदीप का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे हेमा के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपने सारे पैसे लगा दिए इलाज में। पैसे तो थे संदीप के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं था और सारे कार्ड और चेक वो अपने लॉकर में रखता था, जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन संदीप तो कोमा में था। हेमा बहुत परेशान थी। जिस जिस दोस्तों से संदीप ने पैसे दिए थे वो सब उसके अच्छे दोस्त थे। उनसे हेमा पैसे मांगती, वो अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्तों को तो छोड़ो, ननद जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, ये बोल के कि उनको पास तो पैसा है ही नहीं। वो तो संदीप से पैसे लेके काम चलाते थे और वैसे भी कुछ लोग का मानना था कि संदीप अब कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पर पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब संदीप को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में हेमा के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गए, पर हेमा ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत की। एक नए बदलाव के इंतज़ार में हेमा ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी, साथ ही घर पे बच्चों को पढ़ाती ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। घर का खर्चा और संदीप के हॉस्पिटल का खर्चा भी अब किसी तरह हेमा पूरा कर लेती थी। साथ ही अब सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि तुम कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वही उनको लगता है कि काश बहू को सब कुछ पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती है कि वहाँ जाके पैसे देगी, उसी मायके से कभी कभी खाना आता है या उनके लिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली उनकी। संदीप को होश आ गए। पूरे 2 साल बाद जब संदीप धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी गाथा सुनाई। बेटा, मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी अपनी नहीं होती। सच तो यह है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट में साथ छोड़ दिया था, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई, खाना, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसों की जानकारी होती तो हमारा ये हाल न होता। आज हेमा का कद संदीप और उसकी माँ की नज़रों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। हेमा ने तो फिर भी सब संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता। संदीप ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के हेमा को धन्यवाद कहा और संदीप की प्यार भरी नज़र से ही हेमा का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। संदीप के ठीक हो जाने से सारी खुशियाँ वापस आ गईं और साथ ही वापस आया हेमा का सम्मान। साथ ही हेमा अपने घर के लिए और घर वालों के लिए अब गैर न होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी। अब आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।